ये चुनाव मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये इंडिया अलायंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का तेलंगाना में वापस आना ये उनके लिए बहुत बड़ी संजीवनी बूटी का काम है। देखिए, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में बहुत एग्रेसिवली प्रचार कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने उत्तर प्रदेश में भी जब उपचुनाव होते हैं तो इतना एग्रेसिवली प्रचार नहीं करते हैं जहां पर उनका स्टेक ज्यादा होता है। अगर कांग्रेस ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत लिया तो कांग्रेस कतई नहीं मानेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 से 25 सीट लड़ने की जरूरत करेगी। गारंटी को भी लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, ये सबसे बड़ी गारंटी है। जो मैं आंकड़ों में देखता हूं, आंकड़ों में जिस तरीके से परिलक्षित होता है, जिस तरीके से उनके काम को लोग आंकते हैं, जिस तरह से उनके गलत निर्णयों को भी लोग आंकते हैं। ब्रांड मोदी की नेशनली अपील है, लेकिन जब राज्यों में जाते हैं, जब वो भूपेश बघेल से टकराते हैं या वो जब गहलोत से टकराते हैं, तब वो उसको चैलेंज मिलता है। कि पिछले 10 साल में इस मुल्क में आधे चुनाव बीजेपी हारी है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज तक के इस खास शो साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। और 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव सबसे इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे और 5 राज्यों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं तो ये जान लेते हैं कि आज हमारे साथ कौन खास मेहमान है। आज हमारे साथ यशवंत देशमुख जी हैं, जो सी वोटर के प्रमुख हैं और एक लेटेस्ट सर्वे भी आया है जिसका हम जिक्र भी करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ तक चैनल्स के हेड मिलिंद खांडेकर मौजूद हैं। सबसे पहले तो यशवंत सर और मिलिंद सर, मैं एक ट्रैक दिखाना चाहूंगा। दरअसल 2018 में जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तब जो स्कोर कार्ड था कांग्रेस के लिए वो 3-2 था, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीता और बीआरएस यानी कि जबकि टीआरएस ने तेलंगाना जीता और एमएनएफ ने मिजोरम जीता। तो 3-2 से वो मुकाबला जीत गए 5 राज्यों वाला। और अब जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं 2023 में जो ओपिनियन पोल हुए हैं वो बता रहे हैं कि साहब ये राज्यों में जो सरकार है उस हिसाब से कांग्रेस का जो दाव है वो 2-3 हो सकता है, यानी कि 2 राज्यों में उनकी सरकार आ सकती है, एक से वो पीछे हट सकते हैं। इस सब पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले यशवंत सर, मैं ये कहूंगा कि अगर ये ट्रेंड चल रहा है जो आपके ओपिनियन पोल में भी आया है, अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो सबसे ज्यादा तो स्टेक जो है कांग्रेस का इन्हीं चुनावों को लेकर है। मेरे ख्याल से तो है ही है, क्योंकि कई ऐसी जगहों पे भी उनके लिए अच्छी खबर है जहां पे वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। मसलन तेलंगाना में 1 साल पहले तक कांग्रेस नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही थी। आज वो न केवल वापस संघर्ष में आ गई है, बल्कि उलट फेर करने का भी मादा रखती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि उनका 3-2 का स्कोर लाइन होगा, वो मुझे ठीक नहीं लगता। हो सकता है कि वो एक राज्य उनका जाए और एक राज्य उनको नया आ भी जाए, तो ये भी संभावना है कि वो स्कोर लाइन 3-2 ही रहे। अगर 3 राज्यों की बात करें, सिर्फ 3 राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो मिलिंद सर जिस तरीके से यहाँ तो उनको नुकसान हो रहा है ना, पहले तो नफा था, अब नुकसान तो हो ही रहा है। नहीं तो अविचल, देखिए इस तरह से समझिए कि 2018 में जब चुनाव हुए थे जी, जो हम उत्तर भारत कह सकते हैं, मध्य भारत या पश्चिम भारत, जिस जिस भी तरह से, लेकिन हिंदी प्रदेशों में कांग्रेस का स्कोर था 3-0। मतलब मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार बनी, राजस्थान में भी बनी और छत्तीसगढ़ में बनी। तेलंगाना में टीआरएस जीती थी और एमएनएफ मिजोरम में। तो चूंकि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई इन्हीं तीनों प्रदेशों में होती है, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गंवा दिया, इसलिए अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गेन हो रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, जनता ने उनको एक तरह से जनादेश उनके पक्ष में गया था, वो जनादेश का वो पालन नहीं कर पाया या उसको सम्मान नहीं रख पाई, ये कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम है। जनता ने तो कांग्रेस की सरकार तीनों राज्यों में बना दी थी। अब जो यशवंत ने अभी बात कही कि हो सकता है कि स्कोर वापस, क्योंकि अभी तक ओपिनियन पोल में क्या दिखाया जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस हार रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़त है, तेलंगाना में कांटे की टक्कर है। जो यशवंत ने ताज़ा पोल किया था उसमें बीआरएस या जो केसीआर की पार्टी उनको बढ़त दे दी थी। तो अगर जैसे यशवंत कह रहे हैं कि बावजूद इसके अगर ये 3-2 हो जाता है तो ये मतलब कांग्रेस के पक्ष में 3 राज्य और 2 राज्य, एक बीजेपी के पास और एक मान लीजिए एमएनएफ के पास जाता है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगर सॉरी, एक राज्य बीजेपी के पास जाएगा, हमने जो राजस्थान की, जो हमने बात की, तो अगर 3 राज्य कांग्रेस के पास जाते हैं और उसमें तेलंगाना जुड़ जाता है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा। इसकी वजह यह है कि उनके पास कर्नाटक ऑलरेडी एक दक्षिण में एक राज्य है, तेलंगाना जो राज्य कांग्रेस ने बनाया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो मांग थी अलग राज्य बनाने की, कांग्रेस ने पूरी की 2014 में, लेकिन दोनों चुनाव 10 साल में उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो अगर कांग्रेस के पास
तेलंगाना आ जाता है और कर्नाटक आ जाता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छी सिनेरियो है। जो बात पहले भी हुई कि भाई कांग्रेस 1 साल पहले तक कहीं गेम में ही नहीं थी, वो नंबर 3 पे थी, अब वो नंबर 2 पे भी आ जाती तब भी वो उपलब्धि है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तेलंगाना अगर वो जीत जाते हैं तो ये उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है। जो वर्स्ट केस सिनेरियो उनके लिए क्या हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से भी एक ही राज्य जीत पाए और राजस्थान चला जाए, तो ये उनके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो इसके बीच में अगर कुछ होता है, मान लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीत जाते हैं और तेलंगाना नहीं जीतते हैं, वहाँ क्लोज नंबर 2 रहते हैं, तब भी वो एक उनके लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर आप जो बोलते हैं ना आइसिंग ऑन द केक है, तो वो तभी होगी जब अगर वो तेलंगाना जीतेंगे। तेलंगाना जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि स्टेक पर कई सारी चीजें हैं। सिर्फ क्या कहते हैं 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट नहीं है, यहाँ से मिलने वाला जो मोराल है, जो आगे तक 2024 के लिए लेकर जाएगा, वो है। दरअसल जैसे हमने देखा कि जब कर्नाटक जीत गए तो कर्नाटक की चर्चा से वो अब तक जो है चले आ रहे हैं। तेलंगाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनफैक्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए तेलंगाना जीतना होगा, अगर मैं राजनीतिक रूप से इसको समझ पा रहा हूं तो। कारण उसका यह है कि राजशेखर रेड्डी वाईएसआर के मृत्यु के बाद कांग्रेस के हाथ से यूनाइटेड आंध्र लगभग खिसक के चला गया। वो टीडीपी वर्सेस जगन मोहन रेड्डी हो गया और इधर बीआरएस वर्सेस एवरीवन हो गया। और एवरीवन में पिछले 5 साल की खबर तो ये थी कि बीजेपी नंबर 2 होगी और कांग्रेस नंबर 3 होके खत्म होने वाली है। तो कांग्रेस का तेलंगाना में वापस आना ये उनके लिए बहुत बड़ी संजीवनी बूटी का काम करे, बहुत बड़ी, क्योंकि इससे एक नेशनल नैरेटिव भी सेट होता है। दूसरा ये भी कि जिन राज्यों के लिए कहा जाता है कांग्रेस यहाँ समाप्त हो गई, उन राज्यों में कहते हैं कि कांग्रेस जहां पे समाप्त होगी वहां दोबारा कभी पनप के नहीं है। ये बात हमेशा उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों के लिए कही जाती है कि एक बार समाप्त हो गई दोबारा पनपी नहीं। तेलंगाना एक तरह से ये पहला उस तरीके का राज्य होगा जहां पे कांग्रेस ये कह सकती है कि देखिए कुछ भी असंभव नहीं, जहां हम खत्म हो गए थे वहां हम वापस आ रहे हैं। इस लिहाज से एक वो पुनर्जीवन मिलना या नए सिरे से दोबारा नया जीवन मिल जाना, संजीवनी बूटी मिल जाना, उस लिहाज से तेलंगाना का नैरेटिव बहुत बहुत ही अलग है। हालांकि मिलिंद ये भी समझेंगे इस बात को कि अगर कहीं भूले भटके कांग्रेस के तेलंगाना में सत्ता में आ गई तो आप ये समझिए इंडिया अलायंस के लिए बड़ी खतरनाक खबर होगी। खतरनाक खबर इसलिए क्योंकि कांग्रेस के साथ में हमेशा ये आदत है कि जैसे ही जब तक उनकी मरणासन स्थिति होती है तब तक तो अलायंस पार्टनर सर माथे पे रहते हैं। जैसे ही उनको एक बार पुनर्जीवन मिलता है, आपने अभी कर्नाटक के इलेक्शन की जीत के बाद उनके रवैये को आपने सुना था, देखा था। अगर तेलंगाना वो जीत गए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो दोबारा निकाल ले गए, तो आप ये समझिए कि उनकी बार्गेनिंग पावर कांग्रेस की विद इन द इंडिया अलायंस ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो उतने सहजता से ज्यादा सीटें बाकी रीजनल पार्टीज के लिए नहीं छोड़ेंगे जितनी रीजनल पार्टीज को उम्मीद है कि कांग्रेस ये इलाका हमारे लिए छोड़ देगी। सर, यशवंत सर ने जो चर्चा करी है, आपने बिहाइंड द कैमरा मेरे को यही बताया था कि जिस तरीके से इस समय की स्थिति है, इस समय के जो मौजूद हालात हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 3 दिसंबर के बाद कांग्रेस जो है अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर से बात करे। अभी सभी चढ़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन तब की स्थिति कुछ और हो सकती है। नहीं, तो अगर आप ये देखिए कि नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते एक बयान दिया, उन्होंने एक तरह से कांग्रेस पर दोषारोपण कर दिया कि हमने तो ये सबको वापस ले आए, लेकिन कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। फिर जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब, उन्होंने फोन करके कहा कि नहीं, हम बहुत सीरियस है। कल भी उन्होंने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया, उसने कहा हम इंडिया अलायंस को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन हम बात जो है वो चुनाव की बात करेंगे। तो ये चुनाव मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये इंडिया अलायंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस इसमें तारीख क्यों डाल रही है? क्योंकि अगर जैसे यशवंत ने कहा कि भाई अगर ये 3 राज्य जीत गए तो कांग्रेस एकदम अपर हैंड होगा। और यशवंत ये बात भी आप मानेंगे कि ये बात बीजेपी पर भी लागू होती है। 2014 में जो भी बड़ी पार्टी बन के बीजेपी ने शिवसेना, अकाली दल, जितने भी सीढ़ी, जिनसे दिल्ली तक की सीढ़ी चढ़ने के लिए जिसका भी उपयोग उसको करना था, बीजेपी ने पूरा इस्तेमाल किया। 2019 में भी जब चुनाव जीतना था तो उन्होंने उद्धव ठाकरे के भी हाथ पैर जोड़ के उनसे अलायंस कर लिया, सबको मना लिया। इवन पासवान आ गए, जेडीयू आ गए, सब लोग आ गए,
वापस। तो ये तो यशवंत एक तरह से जो बड़ी पार्टी है, जो राष्ट्रीय दल है, इनका और जो रीजनल पार्टी है, जो कि इंडियन अलायंस में सभी पार्टियां कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दल है, तो ये तनाव तो चलता ही रहेगा कि जब भी वो पार्टी जो नेशनल पार्टी है वो चढ़ेगी तो जो बाकी पार्टियां हैं वो उसका दबाव महसूस करेगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन थोड़ा सा अंतर मुझे ये लगता है कि मसलन जिन पार्टनर्स के साथ में बीजेपी का मनमुटाव हुआ या गए वो लोग, उन जगहों पे लंबे समय तक बीजेपी की ये भी शिकायत रही कि दरअसल हमारा रोल भले ही जूनियर का कर दिया गया हो, लेकिन हम जूनियर पार्टनर हैं नहीं, और उन्होंने उस बात को कहीं ना कहीं प्रूव भी किया। फॉर एग्जाम्पल असम में एजीपी के रोल को पूरी तरह प्रूव करके अपने आप सत्ता में आए। महाराष्ट्र में उन्होंने लगातार अंडरलाइन किया कि हम शिवसेना से दोगुनी ताकत रखते हैं, दोगुनी सीटें जीत के आ सकते हैं, चाहे अकेले लड़े चाहे साथ में लड़े, स्ट्राइक रेट हमारा बेहतर है। सेम वही चीज उनकी जनता दल यूनाइटेड के ऊपर भी लागू होती है। यानी उन राज्यों की बात हो रही है जहां बीजेपी या तो बराबरी की पार्टनर थी या जूनियर पार्टनर थी और सीनियर रखने पार्टनर होने की हैसियत रखती थी। मेरी दिक्कत या जिस ओर मैं इशारा कर रहा हूं उसमें समस्या उन जगहों की नहीं है जहां बराबरी का मुकाबला है या जहां पे कांग्रेस बराबरी की वास्तव में हैसियत रखती है कि वो इंपॉर्टेंट बात करे अपने लिए। जिन राज्यों में कांग्रेस की अब स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है, मतलब 2% या 2.5% वोट जैसे उत्तर प्रदेश में उनको प्राप्त हुए, वहां पर अब उत्तर प्रदेश का केस हम लोग विचित्र होता हुआ देख ही रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए हैं या जिस तरीके का उनका ट्रीटमेंट रहा है उसमें अभी तक क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है। बिहार के केस में जैसे है, अब इन जगहों पर कांग्रेस कोई 10-15% वोट वाली पार्टी ऐसी नहीं है जहां वो बोले कि हम बिहार में 40 में 15 सीट लड़ेंगे, या उत्तर प्रदेश में बोले कि हम तो 80 में 20 सीट लड़ेंगे। ये मेरा थोड़ा सा इसमें एक आकलन मेरा ये है कि एग्रेशन नेशनल पार्टी का होना ये बात सही है, या तो आप एग्रेसिव इतने होते हैं कि आप जूनियर पार्टनर को खा पी के डकार भी नहीं लेते, और या फिर आप कहते हैं कि आप अपने रास्ते जाइए हम अपने रास्ते जाएं। तो बीजेपी का मामला उल्टा था। बीजेपी के साथ में शिकायत अलायंस पार्टनर्स की ये रही कि वो खा गए हमको पूरी तरीके से। कांग्रेस के साथ में अभी फिलहाल जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनकी इशू ये है कि कांग्रेस अपनी जो वास्तविक स्थिति है उससे कहीं ज्यादा अपने लिए शेयर, अपने लिए सीटें मांगती है। ये एक कांग्रेस के साथ में उनके सभी अलायंस पार्टनर्स को पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूं कि एक और उसका बार बार जब नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते। फॉर एग्जांपल आपको बिहार का केस याद होगा। बिहार में जब 70 सीट कांग्रेस लड़ गई वहां पर, और तेजस्वी यादव अगर उसमें से 30 सीट भी लड़ गए होते तो मुश्किल से 10 सीट का ही अंतर था उनके मुख्यमंत्री बनने में, जो बीच में भाजपा पड़ गया था। या सेम वही स्थिति आपको याद होगा तमिलनाडु के केस में डीएमके ने बोला था जिस समय वो चुनाव हार गए थे जयललिता से, बैक टू बैक जयललिता जीती थी, कि हमने कांग्रेस के लिए सीटें ज्यादा छोड़ दी। तो ये स्थिति थोड़ी सी उस लिहाज से अलग है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ में अलायंस पार्टनर की तरह बंगाल में जाएगी तो ममता बनर्जी कितनी सीटें उनके लिए वहां पर छोड़ना चाहेंगी, और क्या कांग्रेस उतनी सीट पे सहमत होगी, या फॉर दैट मैटर उत्तर प्रदेश में मिले। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ में अलायंस में जाती है तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए 5 सीट से ज्यादा सीट छोड़ने की इच्छा रखेगी। मतलब दहाई में तो नहीं देगी भाई। 2% वोट आपके आए तो आपको कोई भी पार्टी 10 सीट या 5 सीट क्यों छोड़ेगी आपके लिए? एक नेचुरल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या कांग्रेस मानेगी उसको? मेरा मानना है अगर कांग्रेस ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत लिया तो कांग्रेस कतई नहीं मानेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 से 25 सीट लड़ने की जिद करेगी। कांग्रेस बिहार में कम से कम 40 में से 10-12 सीट लड़ने की जिद करेगी। देखिए, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में बहुत एग्रेसिवली प्रचार कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने उत्तर प्रदेश में भी जब उपचुनाव होते हैं तो इतना एग्रेसिवली प्रचार नहीं करते हैं, जहां पर उनका स्टेक ज्यादा होता है, जितना कि उनको इस समय हम मध्य प्रदेश में प्रचार करते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 सीटें अगर उनकी आ जाती है और कांग्रेस को वहां बहुमत के लिए लाले पड़ गए, जितना अगर कड़ा मुकाबला होता है, तब जो एक तरह से उनको लगता है कि जो उनका अपमान कांग्रेस ने किया,
कहा कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने कि हम सीटें दे देंगे, फिर बाद में बोला कि एक सीट ले लो। तो अखिलेश भी इसीलिए जोर लगा रहे हैं कि कांग्रेस का अपर हैंड नहीं बनने पाए। तो ये एक लड़ाई तो मतलब कांग्रेस और बीजेपी में चल रही है इन चुनावों में। एक इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनके लिए भी, उनकी भी नज़र इस नतीजे पर है कि कांग्रेस कैसा करती है, क्योंकि जो बाकी पार्टनर्स हैं वो अपने अपने, जैसे अखिलेश है वो अपने प्रदेश में जैसे भी उनकी ताकत है वो वैसी ही है, लेकिन जैसे यशवंत ने कहा कि भाई अगर वो तेलंगाना जीत जाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो वो अपना शेयर बढ़ा लेंगे, मांगेंगे, ज़्यादा मांगेंगे। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चाहे वो ममता बनर्जी हो या अखिलेश हो। तो ये जो लड़ाई है वो सिर्फ विधानसभा चुनाव की नहीं है, ये जो इंडिया गठबंधन में भी किसका हाथ ऊपर रहेगा उसकी भी है। और ये भी ध्यान रखिए, अभी कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि नहीं, ये हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बाद में तय करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अगर ऐसे नीतीश जी आते हैं, मान लीजिए जो उनका बेस्ट केस सिनेरियो है, तब आप देखिएगा कि कांग्रेसियों के बयान क्या आते हैं। अभी जो एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे हुआ है, जो यशवंत सर की एजेंसी ने किया है, उसमें अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 118 से 130 सीटें बताई गई हैं। और मैं बता देता हूं कि कुल सीट वहां 230 है, जिसमें 116 बहुमत है, यानी कि शुरुआत ही आपने बहुमत से की है। और बीजेपी को 99 से 102 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस थोड़े फायदे में दिखती है। यहाँ कांग्रेस को 45 से 51 और 46 सीट जो है वो बहुमत है। बीजेपी को 36 से 42 और अन्य को 2 से 5। अगर राजस्थान की बात करें, ये कांग्रेस बीजेपी के लिए अच्छी खबर वाली एक तरह से ट्रेंड लाइन है, जो आपका ओपिनियन पोल बता रहा है। 200 सीट वाले राजस्थान में 101 बहुमत है और 114 से 124 जो है बीजेपी को मिल सकती है और कांग्रेस को 67 से 77, अन्य को 5 से 13। सर, मैं जो ये ट्रेंड लाइन है वो लगभग बना हुआ है। अगर हम देखें 3-1 महीने से ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, आपकी एजेंसी करा रही है या दूसरी एजेंसीज भी यही ट्रेंड लाइन बता रही है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर जो इस एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में मैंने देखा, उसमें शुरुआत ही आपने बहुमत के बाद से करी है। तो क्या बिल्कुल एकदम फिक्स लग रहा है कि वहां पर जो मूड मिजाज है, मन मिजाज है, लोगों ने बना लिया है? देखिए, फिक्स तो भारत की राजनीति और चुनाव में कुछ नहीं होता, और ट्रेंड लाइन जो होता है वो उस दिन का मिजाज होता है उसके, और वोट पड़ने के दिन तक बहुत कुछ बदल सकता है, बदल जाता है। इसलिए फिक्स जैसा तो कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करना। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 1 साल से ज्यादा से हम लोग जो ट्रैकर कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें मोर और लेस ट्रेंड लाइन आपका कहना सही है कि कांस्टेंट है। कांग्रेस एक बढ़त में है या एक थोड़ा सा आगे है, बीजेपी थोड़ा सा पीछे है। बीच बीच में बीजेपी किसी किसी समय पे एकदम से बराबरी पे आती है, थोड़ा सा आगे निकल जाती है, फिर पीछे चली जाती है। पब्लिक परसेप्शन भी यही है मध्य प्रदेश में लार्जली कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, क्योंकि हम ये सवाल भी पूछते हैं कि आप किसी को भी वोट दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये बताइए कि जीत कौन रहा है आपके हिसाब से। उसमें बहुत बड़ा गैप है, उसमें ऑलमोस्ट 10% का गैप है जो पब्लिक सोचती है कि कौन जीत रहा है उसके ऊपर। अब समस्या ये आ रही है पूरे आकलन में कि एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट के कुछ बड़े पॉइंटर्स, डेटा पॉइंट बड़े क्लीन सिग्नल वाले आते हैं। मसलन जो सत्ता में पार्टी है उसके वोट बुरी तरह गिरने चाहिए, या सत्ताधारी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल होना चाहिए, या सत्ताधारी पार्टी के कामकाज से लोगों की बड़ी नाराजगी होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि मध्य प्रदेश में तीनों ही चीजें नहीं। शिवराज सिंह चौहान पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा नाराजगी जैसा कुछ नहीं, खासतौर पे 20 साल में सत्ता में रहने के बाद में जिस तरीके की नाराजगी दिखनी चाहिए वैसा तो दूर दूर तक नहीं। बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा नाराजगी हो ऐसा भी नहीं। तीसरा, बीजेपी के कोई वोट गिर जा रहे हो बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं। तो जब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गुस्सा ना हो, वोट ना गिरे, सीएम पॉपुलर हो और फिर भी हमें लगे कि सत्ता बदल रही है, तो ये थोड़ी सी विचित्र स्थिति है। ये विचित्र स्थिति इसलिए है कि नाराजगी भले ही ना हो, लेकिन जनता में एक ऊब का सेंटिमेंट है, नाराजगी नहीं होता, और इसको नापना बड़ा कठिन होता है किसी के लिए। ऊब होती है तो ये नहीं होगा ऊब में कि भाजपा का वोटर कांग्रेस को वोट डाला है,
ऊब होने में रिलेटिव टर्नआउट कम हो जाता है। ऊब होने में होता है कि बहुत सारे बीजेपी के वोटर घर बैठ सकते हैं, या जो नए वोटर हैं वो कह सकते हैं कि ये तो बहुत सालों से हम इनको देख रहे हैं, इस बार आजमाना चाहिए। क्योंकि 20 साल में आप ये मान के चलिए एक इलेक्शन साइकिल में करीबन 7 से 8% अप्रोक्सीमेटली औसतन ये नए मतदाता ऐड होते हैं एक इलेक्शन 5 साल की जो साइकिल है। तो 20 साल में करीब करीब एक चौथाई कम से कम वोटर ऐसे हो गए हैं जिनको कांग्रेस के राज्य या दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री के शासनकाल के बारे में कुछ याद ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो पैदा भी नहीं हुए होंगे। अब ऐसी स्थिति में आप सामने वाले की नेगेटिविटी दिखा करके वोट मांग नहीं सकते। वो एक चौथाई वोटर जो है उन्होंने केवल आपका साम्राज्य देखा है, न केवल आपका राज्य देखा है नीचे यानी पंचायत और उस लेवल पे, आपका राज्य देखा है म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, आपका राज्य देखा है राज्य के लेवल पे, और अब फिलहाल पिछले 10 साल से आपका राज्य देख रहे हैं केंद्र के लेवल पे। तो कोई भी चीज कमी है या पूरी नहीं हुई है इसके लिए आप किसी के भी सर पे वो ठीकरा फोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर जगह पे केवल आपका सर है। उसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री पॉजिटिव रेटिंग पे हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पॉपुलर है और सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बावजूद भी अगर आप सत्ता की लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतर केवल यह है कि एक ऊब के कारण टर्नआउट रिलेटिव कम हो सकता है। एक ये भी संभावना उसमें हो सकती है कि जनादेश का जो अपमान हुआ वो लोग कम बात करते हैं, लेकिन हमने कई बार इस बारे में बोला है, मिलिंद से मेरी इस विषय में चर्चा हुई। भारत का मतदाता सब कुछ बर्दाश्त करता है, दो चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। एक, किसी का चुनने के बाद में अहंकारी हो जाना, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता, जो इस मामले में वो लागू नहीं होता, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो कतई अहंकारी नेता की नहीं है। उनके आसपास के कुछ नेताओं की जरूर है उस तरीके की छवि, लेकिन स्वयं उनकी नहीं। एक तो ये फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये कि पिछला जनादेश कांग्रेस के लिए था। मिलिंद ने ऐसा बोला कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पाई, उसके कारण उनका सत्ता गई, ये एक पक्ष सही है। दूसरा, उसका सिक्के का दूसरा पक्ष ये भी है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए पार्टी को कांग्रेस के अंदर फूट करवाई और उसको अपने साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैक्शन को लेकर गई। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि बीजेपी के भी एक बड़े हिस्से के मतदाताओं को इस तरीके से सत्ता हासिल करना पसंद नहीं आया। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर बीजेपी ये सरकार नहीं गिराती और वो सरकार चलती रहती, इस समय तक इतनी मेजर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हो गई होती कि राजस्थान की तरह आसानी से इस समय बीजेपी सत्ता की वापसी की राह पे होती। तो ये दो फैक्टर जो हैं, ये मैंने जो गिनाए, उसका एक अपना असर होगा। लेकिन ये बात सही है कि चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तीनों ही जगह पे सत्ताधारी पार्टी के वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तीनों ही जगहों पे चीफ मिनिस्टर पॉपुलर हैं, अनपॉपुलर नहीं है। तीनों ही जगहों पे ऊब है, नाराजगी भी है थोड़ी सी, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी सिटिंग एमएलएस के खिलाफ है। अब सिटिंग एमएलएस के टिकट जहां पे जो मुख्यमंत्री लंबी तादाद में काट पाएगा वो ज्यादा टक्कर में रहेगा, वापसी में रहेगा। जो टिकट ज्यादा नहीं काट पाएगा उसके लिए संकट रहेगा। हमने शुरुआत में स्कोर कार्ड की बात करी, और स्कोर कार्ड को मैं वापस लेकर आऊं क्योंकि बीजेपी की चर्चा थी। अगर 5 का जो स्कोर कार्ड है, अगर वहां राजस्थान जीत भी जाते हैं, जो ट्रेंड लाइन बता रही है उसमें तो 4-1 का ही स्कोर कार्ड रहेगा बीजेपी का, और ऐसे में उनके लिए एक परसेप्शन जो है वो विपक्षी पार्टियां बना सकती हैं। नहीं, देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये चुनाव और वो चुनाव अलग अलग है। अभी भी मैं जो अखबारों में रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमको विधानसभा में बीजेपी को वोट नहीं डालना है, लेकिन लोकसभा में तो हमको मोदी चाहिए। मोदी नहीं चाहिए तो योगी चाहिए। आज ही मैंने शायद किसी अखबार में रिपोर्ट पढ़ी। तो मुझे लगता है कि वो एक परसेप्शन बनाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो परसेप्शन अगर कांग्रेस बनाना भी चाहती है कि वो मोदी को हरा सकती है, तो उसमें तेलंगाना में उसकी जीत बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर वो जीतेंगे या हारेंगे जो भी होगा, वो परसेप्शन बनाना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आधार पे नहीं हो पाएगा। और जो बात यशवंत ने ऊब के बारे में कही, तो देखिए, बीजेपी की दुविधा मध्य प्रदेश में ये है कि वो शिवराज को रखें
या ना रखें। अभी जब उन्होंने पीछे महीने भर पहले उनको पीछे करने की कोशिश की पोस्टर से, ये हर जगह से, तो उसको अब लगा कि इससे नुकसान हो रहा है। तो अब प्रधानमंत्री भी आज भी उन्होंने कहा कि भाई शिवराज जी ने ये योजना लाई, मतलब अब वो भरपाई कर रहे हैं। फिर उन्होंने मोदी का चेहरा आगे किया कि एमपी के मन में मोदी है, ये बीजेपी का नारा है। शिवराज अब कहीं नहीं है, शिवराज जो बाकी 10 नेता हैं उनकी कतार में एक है। तो ये बीजेपी के लिए एक, मतलब ये उनको पता है कि वो ऊब है जो यशवंत ने कहा, अब इस ऊब का इलाज उनके पास नहीं है। तो वो कभी मोदी को आगे करते हैं, कभी मोदी जी शिवराज जी का नाम ले लेते हैं। ये एक विरोधाभास कह लीजिए, या एक डाइसी सिचुएशन, मतलब ये दुविधा मैं जो कहूंगा उनके लिए, ये एक दुविधा वाली स्थिति है। लेकिन जो आपने बात 24 को लेकर कही, मुझे लगता है कि हमने पहले भी देखा 2018 में कि इन राज्यों में, हिंदी प्रदेशों में भी जीत के बाद भी लोकसभा में अलग तरह से मतदान हुआ। लेकिन बीजेपी के लिए तरफ से देखिए तो बीजेपी के लिए साउथ में से वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। तेलंगाना में अगर कांग्रेस आ जाती है तो ये नहीं रहेगा कि भाई कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, मतलब क्योंकि बाकी राज्यों में ये माना जाता है कि भाई वहां पर तो सारी रीजनल पार्टियां ही राज कर रही। तो कर्नाटक के बाद अगर तेलंगाना आ जाता है तो ये कांग्रेस अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव या राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे बता सकती है। एक चीज और जो आखिर में मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि सर ने 2024 का जिक्र कर ही दिया है और इसमें बताया कि सीधे सीधे कि साहब की ये चुनाव और वो चुनाव अलग है, 2 टिकट इलेक्शन है, इसी हिसाब से देश में सत्ता चलती है। लेकिन अभी भी ये क्लैरिटी नहीं आ रही है या बहुत जल्दबाजी है कि इसी एजेंडे पर चुनाव होगा। पहले हमने बात करी थी वो मंडल कमंडल का एजेंडा जो है वो भारी पड़ सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी मंदिर का जिक्र किया, अभी नहीं, एक पहले भी किया, फिर से किया कि साहब की पूरे देश में खुशी की लहर है। और फिर जो है इसको बार बार बताने की कोशिश करी गई कि जनवरी में मंदिर ओपन हो रहा है। तो क्या बीजेपी जो है मंदिर वाले पैटर्न पे ही रहेगी या फिर जो है कुछ चेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि गारंटी को भी लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, ये सबसे बड़ी गारंटी है। देखिए, मंदिर वो एक तरीके से उस गारंटी से इसलिए जुड़ा है कि भाजपा के मौलिक 3 जो उनके आइडियोलॉजिकल बेसिस थे, जिनको आप कह रहे हैं, अयोध्या था, 370 था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 जिसे कह सकते हैं कि भाजपा ने बहुत पहले से बोला था कि हमारे लिए ये नॉन निगोशिएबल है। निगोशिएट किया क्योंकि सत्ता में जब आए एनडीए में, तब उस समय कुछ भी इनमें से काम नहीं हो पाया, तो उन्होंने बोला हमारी खुद की सत्ता नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाए और कॉमन सिविल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हो सकता। जिस दिन हमारी खुद की सत्ता होगी हम ऐसा करेंगे। अब उस खुद की सत्ता में आने पे मंदिर की डिलीवरी होना, मंदिर दे देना, 370 ऑलरेडी हट गया है। मेरा मानना यह है कि ये छोटे कदम नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता के लिए ये कहना कि हमने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, हम ये करेंगे और हमने करके दिखाया ये, और इसलिए आगे जो भी है ये मेरी गारंटी है कि मैं पूरा करूंगा। ये विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, एक बात समझिए कि जनता, हमने कई विधानसभा चुनाव में भी देखा और लोकसभा में तो हम देख ही रहे हैं, जनता जो ज्यादा कर्मशील है उसको वोट देना पसंद करती है। जहां उनको लगता है कि ये मुख्यमंत्री ज्यादा बेहतर डिलीवर करेगा या इसने डिलीवर किया है, वो उसको वोट देती है। जहां डिलीवर नहीं हुई है गवर्नेंस, वहां पर भी अगर प्रयत्न किया है मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने, तो गलत चीज के ऊपर माफी भी दी। डिमोनिटाइजेशन जैसा डिजास्टर हो गया डिसीजन में, लेकिन जनता ने इस बात पे उसको स्वीकार कर लिया कि नीयत साफ थी, अच्छी नीयत से किया। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जनता का इतना विश्वास अर्जित करना ये बहुत ही बिरलों की किस्मत में आता है। इसलिए मोदी भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी छवि एक अगर डुअर की है, या उनकी छवि इस बात की है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो देश हित में निर्णय होगा। जनता अगर इस बात को समझेगी तो वो उनके नाम पे वोट देगी। इसलिए उनकी जो लाइन जो बार बार आप सुनते हैं या आपको लगता है कि मोदी की गारंटी है, वो व्यक्तिगत विश्वसनीयता का सवाल, और इसमें कोई संदेह नहीं, विश्वसनीयता के मामले में नरेंद्र मोदी वर्तमान जो अल्टरनेटिव है उनसे तो हजारों मील आगे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, पब्लिक परसेप्शन में। लेकिन शायद
जब भी आगे इतिहास लिखा जाएगा देश के लोकतंत्र का या लोकतांत्रिक निर्णयों का, उसमें जो देश के तमाम बड़े प्रधानमंत्री हुए जिनके ऊपर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में वो अच्छी खासी टक्कर अपने लिए देंगे कि मैं जाते जाते एक लेगेसी छोड़ के जा रहा हूं कि मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर था। नेहरू जी पॉपुलर थे, इंदिरा जी पॉपुलर थी, शास्त्री जी भी बहुत कम समय थे, लेकिन उनकी इज्जत या उनकी विश्वसनीयता बहुत जबरदस्त थी। हमको याद होगा कि 65 की लड़ाई के समय में मिलिंद, मुझे बताया जाता है कि अन्न की कमी थी। शास्त्री जी ने अपनी व्यक्तिगत विश्वसनीयता के बोला कि एक दिन का उपवास करें, तो पूरे देश ने उपवास करना शुरू कर दिया था एक दिन का अन्न बचाने के लिए। तो देखिए ये व्यक्तिगत नेता की अपनी व्यक्तिगत विश्वसनीयता, ये कोई छोटी बात नहीं है। केवल इस एक मुद्दे पे भी अगर मोदी चुनाव लड़े, बाकी सब चीजें छोड़ दें, केवल इस मुद्दे पे कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं या आप विपक्षी नेताओं पर भरोसा करते हैं, आप तय कर लिए, मुझे लगता है उसके ऊपर भी वो अकेले चुनाव जीतने की हैसियत रखते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है, और ये मेरा मानना कोई व्यक्तिगत रूप से कोई मैं सोचता हूं इस कारण से नहीं, जो मैं आंकड़ों में देखता हूं, आंकड़ों में जिस तरीके से परिलक्षित होता है, जिस तरीके से उनके काम को लोग आंकते हैं, जिस तरह से उनके गलत निर्णयों को भी लोग आंकते हैं, उन सब को देख करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद पास में सबसे बड़ा मुद्दा अपनी विश्वसनीयता का है। सीधे सीधे सर ने जो बात बताई वो कहा है कि सब ब्रांड मोदी जो है वो अभी भी सब पर भारी है, और वो जो बात कह रहे हैं वो दरअसल अपने जरिए कह रहे हैं, इसलिए वो इतनी बड़ी हो जा रही है। नहीं, ये तो देखिए बात बार बार हो चुकी है, लेकिन अब इसके दो पहलू ये हमने देखे, और अब 3 दिसंबर को एक बार और क्लियर हो जाएगा कि ब्रांड मोदी की नेशनली अपील है, लेकिन जब राज्यों में जाते हैं, जब वो भूपेश बघेल से टकराते हैं या वो जब गहलोत से टकराते हैं, तब वो उसको चैलेंज मिलता है, मतलब मिलता हुआ हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बार और क्लियर हो जाएगा इन नतीजों के बाद में कि ब्रांड मोदी की लिमिटेशन कितनी है। जैसे हमने कहा कि राष्ट्रीय लेवल पे उनको कोई, उनके मुकाबले का अभी तक तो कोई खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन राज्यों में उनको, चाहे हमने कर्नाटक में देखा या और राज्यों में भी देखा हमने, कि राज्यों में उनको चुनौती बराबर से मिलती रही है। दिल्ली में जो कि यहीं पर बैठ के वो 2 बार उनको केजरीवाल ने बुरी तरह से हराया। तो मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि ये जो ब्रांड मोदी है, इसकी जो नेशनल अपील है, इस पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन बीजेपी की परेशानी ये है कि राज्यों में भी उसको इसी चेहरे पर अपना दांव लगाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है तो उसको ये कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, जबकि वो शिवराज हो सकता था या कोई और हो सकता था, लेकिन वो नहीं है। राजस्थान में हालांकि उन्होंने दूसरी बात कही है, उन्होंने कहा कि भाई कमल का फूल है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी अच्छी स्थिति में है, चूंकि मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, तो इसलिए उनकी जो छवि है उसको आगे लाके बीजेपी को ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैं मिलिंद की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और यही कि आप ये देखिए कि पिछले 10 साल में इस मुल्क में आधे चुनाव बीजेपी हारी है। तो प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता पे वहां वोट मिलता है जहां प्रधानमंत्री स्वयं उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता के नाते वो नॉन परफॉर्मिंग एमएलए या नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर को वोट देने के लिए राजी नहीं है। ये कर्नाटक के केस में देख लिया, दिल्ली के केस में, बहुत सारी जगहों के केस में देख लिया, कोई एक दो नहीं, आधे चुनाव में हमने ये बात देखी। यशवंत सर, आज आप जुड़े और आपने बड़े अच्छे से पूरा इस वोटिंग पैटर्न को एक्सप्लेन किया। आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास। और सर आप जुड़े, आपका खूब खूब शुक्रिया। हमारे साथियों का शुक्रिया जो साप्ताहिक सभा को पसंद कर रहे हैं, और आगे जुड़ेंगे आप हमारे साथ, ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।